एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमाइंड एजुकेशन। मैं कुमिका आपके लिए लेकर आ गई हूँ ग्रेड 10 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड वीडियो, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। अब हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे all the organism obtain their nutrition, and this nutrition is important for the production of energy because all the animals, all the plants required energy to perform all their activities. But if food, how is it capable of giving us the energy? So for this आज का हमारा वीडियो है on respiration. And in this video you will learn how energy is being produced by food. So चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिससे रेस्पिरेशन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा and you will get good marks if any question is asked from this topic. इस पूरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, respiration in animals and respiration in human beings. How these respiration occurs, what are the type of respirations and human respiratory system. तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन। Now what is respiration? सबसे पहले तो ये जानना है कि what is respiration. So respiration is nothing but the breakdown of the food to get energy. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे जो हमने फूड ऑब्टेन किया है वो एनर्जी में ब्रेक डाउन होता है। इन दिस प्रोसेस कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि रिलीज होते हैं, एंड ये जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी हर एक ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेटरी नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। मतलब रेस्पिरेशन करने वाला जो ऑर्गन है वो वेरी करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर रेस्पिरेशन। So respiration is a biochemical process in which the food is broken down into energy along with some byproducts. ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये दो तरीके की होती है। सबसे पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। पहला टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, एंड सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो फर्स्टली हमारे माइंड में आता है एयर, राइट। सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये वो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एंड जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इसीलिए उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एज आई सेड, इट इज द रेस्पिरेशन इन विच एयर और ऑक्सीजन इज द मेन पार्ट। सो एरोबिक रेस्पिरेशन की कुछ स्टेप्स होती है, तो यहाँ पर नंबर 1 स्टेप लिखी हुई है एरोबिक रेस्पिरेशन की, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस वो प्रोसेस है जो सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म में होने वाली प्रोसेस है, एंड ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो आपका ग्लूकोज है, जो हमारा फूड है, दैट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुवेट। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये है पाइरुवेट का। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका एक मॉलिक्यूल होता है और ये ब्रेक हो जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में। अब यहाँ पर ये अगर आप इनके केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक C6 कंपाउंड जो है एक C3 कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इन दिस प्रोसेस 2 एटीपी के मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। अब ये चीज सोचने वाली है कि एटीपी क्यों, बट हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एटीपी है क्या। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द राइट एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दैट मीन्स दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर बी रिक्वायर्ड बाय अस एंड वी आर
प्रोड्यूसिंग दिस, हमारे हर एक सेल के अंदर एटीपी ही प्रोड्यूस होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ये भले ही एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, बट ये होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस इज अ कॉमन प्रोसेस इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। और यही सेम प्रोसेस एनएरोबिक में भी होगी, जिसके अंदर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, एंड इस प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप में 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज द एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। ये जो प्रोसेस है या ये जो रिएक्शन है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे ये वाली जो रिएक्शन थी ग्लाइकोलिसिस ये साइटोप्लाज्म में होती है, वैसे ही ये वाली होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि सारी जो एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पर अब शुरू होता है पायरुवेट का एडिशन विद द कोएंजाइम। As respiration is a enzymatically monitored process, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी वर्क करते हैं, तो कोएंजाइम भी एक एंजाइम है जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वर्क करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो पायरुवेट बना है ये मूव करता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर ये जो CO2 है, पायरुवेट का CO2 पार्ट जो होता है वो रिमूव हो जाता है, एंड इस पार्ट के अंदर कोएंजाइम ए जो है वो ऐड हो जाता है और वो प्रोड्यूस कर देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। दिस इज अ प्रोसेस जिसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन हो चुका है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारी थर्ड प्रोसेस की तरफ जाता है जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। नाउ वी विल सी द थर्ड स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने वाली प्रोसेस है, जिसके अंदर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है और CO2 का मॉलिक्यूल बनाता है along with 2 ATP and NAPH and FADH2। अब ये दोनों जो है ये दोनों एनर्जी मॉलिक्यूल्स है जो आगे चल के चेंज हो जाते हैं इनटू ATP, एंड यही दोनों जो मॉलिक्यूल्स है एनर्जी के ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये जो प्रोसेस है ये आप अपने हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन की मदद से ये FADH2 और NAPH जो है वो ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को होने के लिए मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये इनका साइट ऑफ रिएक्शन है जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो होता है। एक चेन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक के बाद एक ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो जनरेट होते हैं, और ऐसे टोटल 34 मॉलिक्यूल ATP जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से जनरेट होते हैं। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इस पूरे रेस्पिरेशन की 4 स्टेप्स के बाद आपके पास में टोटल 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी के होते हैं। बट अगर हम स्पेसिफिकली एरोबिक की बात करें तो स्पेसिफिकली सिर्फ 36 मॉलिक्यूल एटीपी के होते हैं जो कि एरोबिकली होते हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड और इसमें भी 2 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसको आप बोल सकते हो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपका ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। कंप्लीटली कैसे? तो यहाँ पर देखिए आपने शुरू किया था C6 मॉलिक्यूल से, मतलब एक जो कंपाउंड था आपका उसमें 6 कार्बन के एटम्स थे, और जब आप एंड करते हो तो 1 कार्बन वाला आपको कंपाउंड मिलता है, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड एंड ये जो बाकी की प्रोसेस है वो उसमें अलग होती है। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन की जो पहली स्टेप है वो कॉमन है, तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट स्टेप होगी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में वो होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। सेम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब यहाँ से आता है चेंज। जो चेंज है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, दैट मींस यहाँ पे अब ऑक्सीजन का कोई भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो अगली जो प्रोसेस होगी वो सेकेंड स्टेप है,
क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमने देखा था 4 स्टेप्स में होता है, लेकिन एनारोबिक को अगर हम देखें तो ये जो रेस्पिरेशन है ये बेसिकली 2 ही स्टेप्स में हो जाता है और इसके 2 अलग अलग पाथवेज है। पहला पाथवे ये है कि पायरुवेट बनने के बाद में पायरुवेट जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस अंडरगो करता है। अब ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? तो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इस तरीके का एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके अंदर जो पायरुवेट बन गया ग्लाइकोलिसिस में वो चेंज हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी है नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो चेंज हो जाता है इथेनॉल में। इथेनॉल क्या है? तो इथेनॉल जो है एक तरीके का अल्कोहल है, इसीलिए यीस्ट को यूज किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। सो यहाँ पर पायरुवेट जो है वो इथेनॉल में चेंज हो गया एंड इसके साथ में 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट हो गए। ये तो हो गया इसका पहला पाथवे। पहला पाथवे जो है अगर हम देखें तो टोटल इसके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस है सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी यहाँ पर और 2 एटीपी यहाँ पर, तो टोटल केवल 4 ही एटीपी जनरेट हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्योंकि इनकम्प्लीट एक्चुअली नॉट ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा है, इट इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर C6 से आपको C2 वाला कंपाउंड ही मिल रहा है, सो दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अगर हम देखें तो इसका सेकंड पाथवे भी है। कुछ ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन ना करते हुए एक सेकंड पाथवे को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, इवन हमारे स्केलेटल मसल्स की जो सेल्स होती हैं वहां पर भी क्या होता है कि ये जो पायरुवेट यहाँ पे बना वो जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चेंज हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड एंड इस लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के साथ वहां पे भी एटीपी का जो मॉलिक्यूल्स है वो 2 ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो पायरुवेट का सेकंड पाथवे ये है कि या तो वो फर्मेंटेशन करे इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, या फिर जो हमारी मसल सेल्स होती हैं या कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनमें पायरुवेट चेंज इनटू लैक्टिक एसिड एंड 2 एटीपी को जनरेट करता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 4 ही एटीपी के मॉलिक्यूल्स है ऑल एंड ऑल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड जो हमारा पायरुवेट है वो एक C3 कंपाउंड में चेंज हो रहा है। C3 कंपाउंड मतलब यहाँ पर भी 3 कार्बन है, तो ये भी एक तरीके से क्या है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। और जहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का वहां पे कम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो दीज आर द 2 पाथवेज जिससे जो ग्लूकोज है वो एनारोबिकली ब्रेकडाउन होता है इनटू द कंस्टिट्यूएंट्स एंड उसके अंदर एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स है वो कम अमाउंट में जनरेट होते हैं। अब ये जो प्रोसेस है यही लैक्टिक एसिड, ये जो लैक्टिक एसिड है इसका अक्यूमुलेशन जो है वो मसल्स की सेल्स में हो जाता है, जिसके कारण मसल पेन होता है। आप लोगों ने कभी अगर हैवी एक्सरसाइजेस की होगी तो आप लोग जिम भी जाना शुरू कर देते हैं कुछ बच्चे, है ना, या फिर जब हम एकदम से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो पेन है वो क्यों होता है? ये पेन इसीलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेस वी नीड अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारी मसल सेल्स जो है वो क्या करती है, एरोबिक की जगह एनारोबिकली रेस्पिरेशन करने लग जाती है और इस प्रोसेस में उनको भले ही 4 ही एटीपी के मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं बट बहुत सारा लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है जो कि अक्यूमुलेट हो जाता है इन द मसल सेल्स एंड ड्यू टू द अक्यूमुलेशन मसल का पेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम एक ब्रीफ में देखें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन इनके कुछ सिमिलैरिटीज भी है। अगर हम सिमिलर देखें तो इनका ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो दोनों में ही सिमिलर है, लेकिन अगर हम इनके डिफरेंसेस देखें तो एनारोबिक और एरोबिक में जो डिफरेंसेस है वो कुछ ऐसे हैं कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक जो है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, लेकिन जो एनारोबिक है वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर a large amount of energy is produced क्योंकि 38 एटीपी जनरेट हो जाते हैं, लेकिन जो एनारोबिक होता है उसके अंदर सिर्फ 4 ही एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं तो उसके अंदर कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एरोबिकली सारे हायर ऑर्गेनिजम्स जो है वो रेस्पायर करते हैं, जैसे एनिमल्स, हम ह्यूमन बीइंग, हमारा मेन मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज वी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। लेकिन जो लोअर एनिमल्स है जैसे कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड बैक्टीरियाज, दे रेस्पायर एंड एरोबिकली टू।
ओके, सो विद दिस आई होप आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पूरे तरीके से क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए तो शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को आज सबके एक कंफ्यूजन ये हमेशा रहा है कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग हम लोग अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग हम लोग समझते हैं कि ब्रीदिंग जो होती है वही तो हमारा रेस्पिरेशन है, बट ऐसा नहीं है। अभी हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रेस्पिरेशन होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का एक डिफरेंस देख लेते हैं। तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर इसलिए क्योंकि ये जो है सेल्स के अंदर नहीं होती है, और ब्रीदिंग के अंदर जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का है, जिसमें हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेल करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब रिमूव करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। एंड ये जो प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की, ये एक पहली स्टेप है रेस्पिरेशन की, क्योंकि जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की है अब यही ऑक्सीजन जाएगी सारे सेल्स में और वहां पर रेस्पिरेशन की जो एक्चुअल प्रोसेस है, यस दैट इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, वो शुरू करेगी। तो अगर हम ब्रीदिंग नहीं करते तो हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग है एंड ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। एंड अगर हम कुछ और डिफरेंसेस की बात करें तो जो रेस्पिरेशन है हमने देखा था वो सेल्स के अंदर हो रहा था, तो दैट इज अ सेल्यूलर प्रोसेस, और हमारा जो ब्रीदिंग है दैट इज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोसेस। अगर हम ब्रीदिंग के ऑर्गन्स की बात करें तो सिर्फ नोज एंड नेजल पैसेजेस इन्वॉल्व इन इट, बट अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके अंदर सारे की जो सारे सेल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ब्रीदिंग में कुछ ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। इफ वी सी द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो ब्रीदिंग में कोई रिएक्शन नहीं होती, ना ही कोई एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड ये जो है एक पूरा मैकेनिज्म है जिसमें 4 स्टेप्स होती है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेशन, तो हमने पढ़ा हम एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, तो हमारी 4 स्टेप्स कौन कौन सी होगी? ग्लाइकोलिसिस, पायरोवेट जो है उसका एसिटाइल कोएंजाइम ए बनना, देन एसिटाइल कोएंजाइम का क्रेब्स साइकिल में जाना एंड क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यस, एंड इस प्रोसेस में हमें 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स जनरेट हो जाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। नाउ वी विल लर्न अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी नो दैट कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है दैट इज लंग्स, है ना, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कहाँ से होता है वो सारी चीजें अब हम पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो शुरू होता है हमारी नोज से, और ये जो नोज है इसको हम एक्सटर्नल लेयर्स भी कहते हैं। एंड ये जो नोज है ये 2 चेम्बर में डिवाइड होता है बाय द हेल्प ऑफ अ नेजल सेप्टम। इस नोज के अंदर हमें पता ही है हेयर्स होते हैं, म्यूकस होते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एंड ये करती है ब्रीदिंग की प्रोसेस। इसका फंक्शन क्या है? ब्रीदिंग। ओके, आफ्टर नोज वी हैव अवर नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के अंदर जो ये एक पैसेज है मतलब एयर इससे अंदर की तरफ जाती है एंड ये मूव करती है टुवर्ड्स द फेरिंग्स। अब ये फेरिंग्स क्या है? ये एक कॉमन पाथवे है फॉर फूड ऑल्सो एंड एयर ऑल्सो। इसके बाद आता है लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के बाद आती है वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स जिससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड नेक्स्ट जो मेन ऑर्गन आता है वो होता है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप। जो विंड पाइप है, जैसे नाम ही से आपको सजेस्ट कर रहा है इसका कि यहाँ से जो एयर है वो कहाँ पर जाएगी? ट्रेकिया जो है दैट ओपन अप इनटू लंग्स। अब ये जो ट्रेकिया है ये होता है एक सी शेप स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज बोले तो सॉफ्ट बोन्स का बना हुआ होता है। ये इसीलिए ऐसा होता है ताकि श्रिंक ना हो जाए ये इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, सो ये जो ट्रेकिया है ये नीचे की तरफ जाता है और डिवाइड हो जाता है इनटू द लंग्स। अब लंग्स हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये जो लंग्स होते हैं ये स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 लंग्स, लेफ्ट एंड राइट।
लेफ्ट लंग जो होता है वो कंपैरेटिवली राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि वी नो दैट हमारा जो हार्ट है जो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, सो टू अकोमोडेट द हार्ट हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। लेफ्ट लंग जो है वो 2 चेम्बर्ड होता है और जो राइट लंग है वो 3 चेम्बर्ड होता है। लंग्स के जो ये चेम्बर्स होते हैं इनको कहते हैं लोब्स। लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया आ रहा है वो दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाता है, और इस डिवीजन को जब ट्रैकिया जो है लंग्स के अंदर डिवाइड होता है इसको हम कहते हैं ब्रोंकस, जिसको सिंगुलर इज ब्रोंकाई। एंड ये जो ब्रोंकस है वो अंदर लंग्स में जाके ब्रांचिंग वाले स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है, एंड इस ब्रांचिंग को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये जो एंड होता है ब्रोंकियोल्स का, उसमें आप डायग्राम में देख ही रहे हैं कुछ ऐसे बलून लाइक छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा बल्जिंग होता है, जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। अब ये जो एल्वियोलाई है ये कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है विद द हार्ट। एंड यूर राइट, आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसफर करना पूरी बॉडी में। तो यस, यहाँ पर दिस इज द एल्वियोलाई विच इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर जो हार्ट जो है वो जो इम्प्योर ब्लड लेकर आ रहा है विद कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहाँ पर एल्वियोलाई में आकर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देता है, और जो हमने ब्रीदिंग के दौरान ऑक्सीजन इनहेल किया है वो इस ब्लड के साथ में कंबाइन होकर ब्लड प्योर फॉर्म में ब्लड को लेकर जाता है हार्ट। सो यहाँ पर एल्वियोलाई आर कनेक्टेड विद द कैपिलरीज, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो होता है। जो लंग्स होते हैं वो एक 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लंग्स की 2 मेम्ब्रेन होती है, और उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो कैविटी है उसको कहा जाता है प्लूरल कैविटी। एंड ये जो कैविटी है वो एक फ्लूइड से फिल्ड होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब इसका काम क्या होता है, जो लंग्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं, तो हमारे लंग्स का साइज जो है, हमारा जो चेस्ट का साइज है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो लंग्स जो है वो इलास्टिक ऑर्गन है जिनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, तो उस दौरान जो होता है फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए प्लूरल कैविटी इज फिल्ड विद प्लूरल फ्लूइड। एंड ये जो लंग्स होता है इसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ये गवर्न करता है एक और ऑर्गन जो नीचे की तरफ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है, इनसाइड मूव करता है। जब हमारे लंग्स जो है ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उस समय डायफ्राम इनवर्ड मोशन करता है ताकि लंग्स की कैविटी कम हो जाए, लंग्स का स्ट्रक्चर कम हो जाए और एयर जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाए। और जिस टाइम पर हमें इनहेल करना होता है ऑक्सीजन, तब ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है ताकि जो हमारी लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाए और हम लोग एयर को ब्रीथ इन कर पाए। दिस वाज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको सारे स्ट्रक्चर, सारा ऑर्गन सिस्टम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए ताकि वी विल सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स जो आपको आ रही है इन दिस चैप्टर। एंड इस टॉपिक में से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। नाउ अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। तो प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स का होता है। प्लांट्स जो है उनके पास में रेस्पिरेशन करने के लिए सिर्फ एक ऑर्गन नहीं होता, हर एक जगह पर रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, हर जगह पर ऑर्गन्स मौजूद है जो कि रेस्पिरेशन करते हैं। बिकॉज प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही हो जाता है। डिफ्यूजन, आई नो यू नो दैट, कि हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ गैस का मूव करना, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। एंड इसके लिए प्लांट के पास में जो ऑर्गन है दैट इज स्टोमेटा। स्टोमेटा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे लास्ट वीडियो में इन न्यूट्रिशन, तो दैट इज द सेम प्रोसेस जिससे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो जाता है। There are some lenticles also जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के बॉडी पर। लेंटिकल्स कुछ ऐसे पोरस टिश्यू होते हैं जिनके पास में लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। देन जो रेस्पिरेशन है रूट्स में, वो रूट हेयर्स के थ्रू हो जाता है।
exchange of gases, same by the process of diffusion. तो प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन है इट इज जस्ट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बाय विच दे कैन एक्सचेंज द गैसेस. अगर हम बात करें एक्वाटिक एनिमल्स की, तो एक्वाटिक एनिमल्स का जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो बाकी ऑर्गेनिज्म से बहुत ज्यादा होगा. इसका रीजन ये है कि एक्वाटिक एनिमल्स नीड टू गेट द ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर. एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हमें तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिल ही रही है, बट एक्वाटिक एनिमल्स को पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन लेने की जरूरत होती है, इसीलिए उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो ज्यादा होता है. जो ऑर्गन होता है एक्वाटिक एनिमल का फॉर रेस्पिरेशन इज गिल्स. हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फिशेस का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स है. अगर हम बात करें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो उनकी तो पूरी स्किन ही डिफ्यूजन की प्रोसेस से रेस्पिरेशन कर लेती है. अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग भी जो है वो क्यूटिनियस रेस्पिरेशन करते हैं. क्यूटिनियस का मतलब होता है स्किन रेस्पिरेशन. कॉकरोचेस के पास में ट्रैकिया ऑर्गन होता है जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं. एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स आल्सो हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. सो दिस वाज ऑल for respiration in plants and animals. If you have any doubt, feel free to ask me the question in the comment section box and I will definitely solve all your queries. So इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. बट उसके लिए आपको रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ में बने रहना है और वेट करना है हमारे अगले वीडियो के लिए जो सोलली होगा पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. Keep watching and keep learning.